हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे यौम तकबीर से मुतल्लिक। 22 साल गुजर गए, क्या सीखा हमने आगे? क्या हम जिस तरह से 22 साल पहले थे हम वहीं पर खड़े हैं या हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम सरवर खान, वज़ीर हवाबाजी। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हादसे का शिकार होने वाले कौमी एयरलाइंस के तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, उन्होंने बताया। और माहिरीन तहकीकात के लिए इस अहम तरीन आले को अब शामिल करेंगे। जबकि हादसे का शिकार शहदा के लवाहिकीन को DNA टेस्ट में मुश्किलात का सामना है और इस मामले में खातिर खा तावन देखने में नहीं आ रहा, ये भी उन्होंने कहा। मुशीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का मजीद ये भी कहना था कि जी माजी में हादसात हुए, उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं लाई गई, इस पर एतराज़ नहीं किया गया। इंक्वायरी बोर्ड ने सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले ली हैं। अगर जहाज़ में कोई तकनीकी खराबी हुई तो वो भी रिकॉर्ड में होगी, सबके सामने लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम शहदा के लवाहिकीन को यकीन दिलाते हैं कि बिल्कुल साफ शफाफ इंक्वायरी होगी। इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या हादसे से मुतल्लिक गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात हो सकेंगी, हाँ या ना के ऑप्शन है इनके पास। और पैनल पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रीमा उमर साहिबा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी मुनीब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 22 जून को रिपोर्ट आवाम के सामने रखी जाएगी, डेडलाइन मीट कर पाएंगे? देखिए, फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसी, कम से कम मेरे पास रीजन नहीं है जिसमें हम डाउट करें कि रिपोर्ट नहीं आएगी या रिपोर्ट में जो इंक्वायरी है वो डिस्पैशनेट नहीं होगी। हाँ, तो तारीख अच्छी नहीं है रिपोर्ट्स की, लेकिन कम से कम इस सूरत हाल के अंदर जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती और जब तक उसके जो कंटेंट है वो हमारे सामने नहीं आ सकता, उस वक्त तक कम से कम ये फेथ तो हमें ठीक है भी ठीक होगी। हाँ, अगर उसमें किसी बहुत ही ताकतवर शख्सियत हुआ कि वहाँ पर अगर कोई PIA के बिहाफ पर कुछ हुआ है, तो अगर हुकूमत सेव करना चाहती है CEO को या PIA के एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वहाँ अगर कोई डंडी मारी गई तो वो विजिबल होगी, पता चल जाएगी कि किस तरह से उसके सेव करने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जहाँ पब्लिक प्रेशर भी इतना ज्यादा है, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा झोल हो सकता है इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इट इज येट टू बी सीन, वंस इट कम्स आउट उसका कितना चलेगा। ठीक है, यकीनन तहकीकाती रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन भट्टी साहब, जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया गया है उस पर कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं, कह रहे हैं जी सिविल एविएशन के माहिरीन को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। फिर पाल्पा ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं, कहा जी पायलट्स की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए थी, इंटरनेशनल तंजीमों से किसी नुमाइंदे को बुलाते आप। क्या वक्त था वैसे 1955 में शुरू होने वाली एशिया की पहली एयरलाइन जिसने जेट इंजन वाले बोइंग 737 चलाए, दुनिया की पहली एयरलाइन जिसने 777-200 LR जहाज़ हासिल किए और चलाए। आज 15,000 मुलाजमीन वाली एयरलाइन जो है ये 2009 से 2019 तक 3 खरब 21 अरब और 14 करोड़ के खसारे में है। 46 परवाज़ें बिना मुसाफिर के गईं, ये भी इसी एयरलाइन का एजाज़ है। 10 करोड़ 65 लाख का खाना ज़ाया किया, ये भी इसी एयरलाइन का एजाज़ है। 18 परवाज़ें खसारे में चल रही हैं, ये भी इसी एयरलाइन का एजाज़ है। सबसे ज़्यादा शरह हादसा है इसी एयरलाइन में, ये भी इसी एयरलाइन का एजाज़ है, जो कभी दूसरों को सिखाया करती थी। जो ही कोई हादसा होता है, तैयारा फिट था, पायलट चौकस था, आखिरी कोशिशें भी कमाल की थी, बस हादसा होना था, हो गया, यही नसीब में लिखा था, बस अल्लाह को यही मंजूर था। हादसा होने के चंद दिन बाद तहकीकाती जो बातें होती हैं, तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई, गैर मुल्की माहिरीन की टीम पहुंच गई, तहकीकाती टीम जाए हादसा पर पहुंच गई, ब्लैक बॉक्स मिल गया, अहम शवाद मिल गए, अहम पेश रफ्त, आखिरी लम्हों का पता चल गया, कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्ड मिल गया। और इसके साथ वज़ीर आज़म ने भी मीटिंग तलब कर ली, मुतल्लिका वज़ीर की आनियाँ जानियाँ, PIA मैनेजमेंट की फुर्तियाँ और बेहिसाब बयानबाजियाँ, बेहिसाब क्या सराइयाँ, मफरूज़े साजिशें, आखिर और 80 हादसे रेलवे के हों, लेकिन 15 हादसे जो हवाई हादसे हो चुके हैं इस मुल्क में अब तक, जिसमें PIA के भी हैं और दूसरे भी हैं। क्या बना? किसी का कोई मंतकी अंजाम, कोई मंतकी कोई कुछ भी नहीं। इस बार भी सब कुछ पायलट पर डाला जा रहा है क्योंकि वो अब जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, या इसी में माली फ़ायदा एयरलाइन का। वो पायलट जो 17,000 फ्लाइंग आवर पूरे कर चुका हो, यहाँ बात यह है कि यहाँ इंसानी वैल्यू, इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं, जजा सज़ा का कोई निज़ाम नहीं, जंगल का कानून है, अजीब व गरीब।
कुछ नहीं होना, रिपोर्ट आ भी जाएगी फिर भी कुछ नहीं होना, रिपोर्ट नहीं आएगी फिर भी कुछ नहीं होना। रिपोर्ट आएगी ज़रूर मगर गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये शुरू से ही इस पे क्वेश्चंस हैं और एंड तक क्वेश्चंस हैं। ये जालिम लोग हैं जो इंसानों के मरने पर भी, इतने इंसान मर गए हैं, कोई मतलब आपको नहीं लगता कि गैर जानिबदार और क्लर्क तक, अरशद मलिक साहब से लेकर क्लर्क तक किसी बंदे ने कोई इस्तीफा दिया हो, कोई जिम्मेदारी कबूल की हो? वो जुनेद जमशेद वाले तैयारे की पायलट की माँ आज भी रोती है कि मेरे बेटे को बिल्कुल आपने जो सारी बात की, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, लेकिन आपने एक बात की कप्तान से मुतल्लिक, हम कुछ कह नहीं सकते या किसी को बरी जिम्मा नहीं कर सकते जब तक तहकीकात की रिपोर्ट नहीं आती। कीप दैट इन माइंड। न्याजी साहब, आपको क्या लगता है, भट्टी साहब को लगता है कि शफाफ तहकीकात नहीं होंगी? भारी भरकम दिल के साथ भट्टी साहब से मुझे, और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं भट्टी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले तो डिकोड होने दे, जो ब्लैक बॉक्स है, जो फ्लाइट में जो रिकॉर्डिंग है उसको डिकोड होगी, तो उसके ऊपर तबसरा हम करते बेहतर था। और वो चंद दिनों में वो भी हो जाएगी। वो फ्रांस भेज रहे हैं, तो मिस्टर साहब ने बताया है, और जब वो हुआ है तो फौरन तो टीम ने भी अपना इलामिया जारी किया। बाकी ये है कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुझे कई फिक्रें जो है ना बड़ी तकलीफ दी है। गुलाम सरवर खान बहुत ही भले मानस आदमी, यकीनन मैं उनको दिल के था गहराइयों से पसंद करता हूँ, लेकिन वो जब बात करते हैं बड़े अच्छे तरीके करते हैं, लेकिन कई दफा बड़ी तकलीफ पहुंचाते हैं। कहते हैं जी आप एयर होस्टेस शहीद हुए तो उनका नुमाइंदा भी शामिल किया जाए। या तो उनके अंदर ये बात समझने को कासिद थे कि पायलट्स और एयरपोर्ट एयर होस्टेस की पोजीशन एक नहीं है। पायलट पे या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पे या सिविल एविएशन के लोगों पे जिम्मेदारी आएगी, तो इसलिए पायलट के अंदर हमारे नुमाइंदा हो। आखिरी बात यह है कि ये जब रिपोर्ट आएगी या फिर हम तबसरा करेंगे और ये उसकी चीज निकले न निकले, वाजिद ज़ियाक इनके पास मौजूद है, वो 10 वॉल्यूम और 476 सफात पे इंशाअल्लाह जैसी रिपोर्ट चाहेंगे वो बना के इनको पेश कर देंगे। शहजाद अकबर साहब उसकी तफसील बता देंगे कि चूंकि ये हादसा जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी जो मिस्त्री के होते रहे, उसका मंत्री अंजाम का ये हादसा भी होना है। तो ये आज का तबसरा तो मेरा यही है कि शहजाद अकबर साहब को और वाजिद ज़िया साहब को जरूर इन्वॉल्व करें इन्वेस्टिगेशन में, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अपने मुताबिक जो है, या हल्के से मुकदर है कि ये चाहते हैं कि अपने मुताबिक कोई रिपोर्ट बनवाएं। बाकी जब रिपोर्ट आएगी तो इंशाअल्लाह हमारे पास रीमा भट्टी साहब ने अभी होगी और वो कहते हैं पब्लिक कर देंगे डिकोड। ठीक है रीमा, इंशाअल्लाह उसमें सारा बिल्कुल न्याजी साहब। रीमा बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया एक भट्टी साहब ने, कहते हैं कि जी जब भी रिपोर्ट्स इस तरह की आती हैं तो मेन मकसद उनका ये होता है कि जी किसी एक पर ब्लेम डालना है, लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स आना, तहकीकात होना, इसका तो मकसद ये होना चाहिए कि हम अगर कहीं कोई कोताही हुई, कोई इस्लाह हो सकती है तो वो करें। बिल्कुल, लेकिन देखिए लीना, अभी हम रिपोर्ट के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो आई नहीं है, लेकिन अभी हम इसको तो जज कर सकते हैं कि जो टीम वो रिपोर्ट बनाएगी क्या वो गैर जानिबदार है, क्या वो आज़ाद है, और मेरा ख्याल नहीं है। इसलिए जो ऑपोजिशन और बाकी भी लोग तनकीद कर रहे हैं और अभी ट्रस्ट नहीं करते इस इन्वेस्टिगेशन को, वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत साफ। जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे हमारे पाकिस्तान में, उनके बेटे अरसलान चौधरी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, वो भी यही कहते थे कि नहीं मैं खुद सुनूंगा केस, क्योंकि मेरी नीयत पे आप कैसे शक कर सकते हैं। लेकिन एक ऑब्वियस बात है कि अगर बाप है, वो बेटे का, चाहे उनकी नीयत जितनी भी अच्छी हो, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपने बेटे को एडजुडिकेट नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है अभी भी यही सिचुएशन है कि जो तहकीकाती कमेटी है, कमीशन है सॉरी, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ वाजे है, और वो इतने जूनियर लोग वो अपने से सीनियर्स को कैसे अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे, एक ये भी इशू है। तो मेरा ख्याल है जब तक हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनाते जिसमें एक्सपर्टीज लोगों की कॉम्पिटेंस, उनका एक्सपीरियंस, वो एक जो कंडीशन है उनका उस कमेटी पे होना, और जब तक हम सिविल, ठीक है, अच्छा मजहर अब्बास साहब, कॉम्पिटेंट लोगों को वहां नहीं बिठाते तब तक नहीं हो सकेगा। वैलिड पॉइंट, नहीं आपकी ऑप्शन चलते रहेंगे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया रीमा ने, उनको भी यही लगता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जूनियर्स अपने सीनियर्स को कैसे इम्प्लिकेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, इंक्वायरी जब हो रही है तो क्या तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा? वो भी जो हम इमारतों वाली बात कर रहे थे, जो आसपास रिहायशी आबादी है, क्या वहाँ पे होना चाहिए थी? जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं, किसने इजाज़त दी? किबला दुरुस्त करेंगे अब हम। देखिए, रिपोर्ट तो
کنفائنڈ کرے گی ایئر کریش پہ، وہ یہ رہائشی معاملات اس پہ نہیں جائے گی. ویریبلز ہے نا، لیکن وہ تو نہیں، وہ ایک الگ انکوائری ہونی چاہیے اس پہ، تو بالکل ایک الگ بات ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیے 2-3 پہلو ہیں اس کے. ایک جس کی ابھی بھٹی صاحب اشارہ کر رہے تھے پی آئی اے کے لاسز وغیرہ کے حوالے سے. لاسز کے 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو ظاہر ہے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس بے انتہا کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس میں، اور اس میں میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا، اور اس کے نقصانات اپنے ہوتے ہیں. لیکن پی آئی اے کے لاسز اس وجہ سے نہیں ہو رہے. پی آئی اے کے جو لاسز ہوئے ہیں وہ بیسکلی آپ کے یہاں ٹورسٹ انڈسٹری ختم ہو گئی، آپ کے یہاں ٹورسٹ نے آنا چھوڑ دیا، آپ کے یہاں ٹیررزم کی وجہ سے لوگ ٹریول نہیں کرتے تھے، آپ کے یہاں سے ہیومن اسمگلنگ بہت ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے آپ کے یہاں سے، آپ کے جہازوں سے ڈرگز بڑی تعداد میں برآمد ہوتی رہی. تو آپ خود ہی بلیک لسٹ ہو گئے ایک طریقے سے بہت سی جگہوں پہ، اور پھر ظاہر لوگ نہیں آتے تھے تو ظاہر پیسنجرز کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس. دوسری ریزنز اس پرٹیکولر انسیڈنٹ میں دیکھیے، اب وائس ریکارڈر مل گیا ہے، آج ملا ہے وائس ریکارڈر، وہ اور بلیک باکس یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس لمحے کیا ہوا. اس لمحے وہ جو کانورسیشن ہے، آپ ظاہر ہے اس میں آپ کوئی بھی انکوائری کر لیں، وہ اگر وائس ریکارڈر اور بلیک باکس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ اگر کلیئر ہیں تو کم سے کم یہ چیز ایوالو کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی کہ ایگزیکٹلی اس لمحے کون ذمہ دار تھا کریش کا، اور جو صورتحال بنی وہ کیا بنی. تو اس کا ہمیں ظاہر انتظار کرنا پڑے گا. لیکن گراؤنڈ پہ کیا صورتحال تھی؟ کیا گراؤنڈ پہ ایمرجنسی ڈکلیئرڈ تھی؟ نہیں تھی ایمرجنسی ڈکلیئرڈ. دوسری اہم بات یہ کہ جہاز جب لاہور سے روانہ ہوا تو کیا اس کی پراپر مینٹیننس تھی، یا ویسے ہی جو ہے آن پیپر سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا تھا؟ اس کے انجن ہر جگہ اپنی جگہ فٹ تھے نہیں تھے، یہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا سرور صاحب نے کہ وہ جو پچھلے 12 حادثات ہوئے ہیں ان سب کی انکوائری رپورٹ پبلک کی جائے گی. اب مجھے اس کے ریزنز نہیں پتا کہ اس وقت ہی وہ ساری رپورٹس کیوں پبلک کی جائیں گی، لیکن اچھی بات ہے اگر پارلیمنٹ میں وہ پیش ہوں، اس میں آپ بیٹھیں، اس پہ غور کریں کہ کیا کہاں ہوا، اور یہی نہیں ان حادثات کے بعد، ان انکوائری کے بعد ایکشنز کیا ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ یہ رپورٹ آپ پبلک بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ جب رپورٹ آئے گی تو پھر اس پہ کوسچنز اٹھیں گے. لیکن مجھے ہوپ فلی جو ایگزیکٹلی کریش کے ریزننگز ہیں وہ شاید کافی حد تک کلیئر ہوں گے. ٹھیک ہے مزید صاحب، آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا ایمرجنسی ڈکلیئرڈ تھی یا نہیں آن گراؤنڈ، تو اس پر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیپٹنز کال ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے کنٹرول ٹاور کو، ایسی کوئی کمیونیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. نہیں کنٹرول ٹاور زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیکن پائلٹ کو بتانا ہوتا ہے نا، کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، لینڈنگ گیئرز آر ناٹ فنکشننگ اور اوپننگ اس طرح. دیکھیں اس کو کنٹرول ٹاور کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ پرابلم ہے، جبھی تو کنورسیشنز ہو رہی تھی، جبھی تو وہ گائیڈ لائن دے رہے تھے. تو اس صورتحال میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ جہاز میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے، کچھ اس کی کنورسیشن سے اندازہ ہو رہا ہے، تو ایک دم آپ ایمرجنسی تو ڈکلیئر کرتے ہیں. ایمرجنسی ڈکلیئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، آپ صرف الرٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت ایئرپورٹ پہ حادثہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ تیار رہیں. وہاں ایسی کوئی تیاری نہیں تھی ایئرپورٹ پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ فرض کریں اس نے ٹچ کیا تھا، وہیں کریش کر جاتا اگر جہاز. کچھ تھا وہاں وہ جانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کی وہ جو ایک بیسک فلا ہے اس کی بھی نشاندہی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، یہ ہم کوشش کریں گے کہ ماہرین سے گفتگو کریں اس بارے میں اور یہ بھی کلیئر کریں. یہاں پر ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آئیں گے اور یادیں تازہ کریں گے. یوم تکبیر آج منایا جا رہا ہے، اس کی ٹیک اے بریک. 22 برس قبل 28 مئی 1998 کو پاکستان کے بلوچستان کے علاقے چاغی میں دھماکوں کے ذریعے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دے کر اپنی جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. آج یوم تکبیر کے موقع پر ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے اس سے متعلق کہا ہے کہ یوم تکبیر ہر سال نواز شریف کی اپنی مٹی سے وفا کی داستان سناتا ہے، جو وفاؤں سے شروع ہو کر جعلی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ سلام ہے نواز شریف پر کہ کوئی مشکل، کوئی قربانی نواز شریف کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. مریم نواز کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ مریم نواز پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت اور کاوش کو ہر چیز کی طرح اپنے خاندان سے نہ جوڑے. ٹویٹر پر جاری بیان میں شبلی فراز نے مزید کہا کہ مریم نواز کی قیادت کی وفا مٹی سے نہیں بلکہ پیسے سے رہی ہے. ان وفاؤں کی تصویریں A1 فیلڈز اور دیگر جائیدادوں کی صورت میں دنیا بھر میں نظر آتی ہیں. اس تمام تر معاملے پر ہمارا سوال کچھ اپنے اینالسٹ سے یوں ہے کہ کیا پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا سہرا یا کریڈٹ صرف نواز شریف کو جاتا ہے؟ نیازی صاحب، سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے.
मुस्तनद एटमी की जो कुव्वत के हवाले से हैसियत है और उसको एक एटमी मुल्क के तौर पर तस्लीम किया गया, वो धमाकों के बगैर मुमकिन नहीं था। वगरना बेशुमार लोग जो है उनके पास एटमी सलाहियत है, साउथ अफ्रीका है, इसराइल है, लेकिन उनको लोग एटमी कुव्वत मानने से इनकारी है। दूसरी बात यह है कि मेरे तो ज़हन में जब वो 5 के मुकाबले जिस दिन 6 धमाके हुए थे, वो तो मैं चाहता हूँ कि वो दिन जो है ना अपने ज़हन में मैं महफूज कर लूँ, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ से एक बिल्कुल एक नीचे अस्थाई गहराई में पड़ा था और कहाँ मैं किसको हिमालय के सर पे पहुंचा दिया 6 धमाकों ने एक पाकिस्तानी कौम के मेंबर के हिस्से से। मरियम ने जो बयान दिया है वफादारियों से जाली सजाओं तक, मेरे नजदीक ये बड़ा रिदमिक और म्यूजिकल है, ये कोई मामूली बात नहीं थी। क्योंकि एक कॉल आई थी मुशर्रफ साहब को और क्या हो गया, तेरी सरकार के सामने पहुंचे उनका सर नगू हो गया था एक कॉल के ऊपर। इसी एक कॉल के ऊपर मुल्ला ज़ईफ जैसे बेचारे अखबार अपनी किताब उसकी पढ़ ले उठा के अमरीकियों के हवाले कर दिया गया था और वहां पे उनको रजिस्ट करना कोई मामूली बात नहीं। दूसरी बड़ी अहम बात है कि मैं 77 में भुट्टो साहब को निकाला गया था, जो मूवमेंट चली थी, पहले लम्हे से लेके आखिर तक, बल्कि उससे पहले तक मैं हरावल दस्ते में था, मैं स्टूडेंट उसमें लीडर था और बिल्कुल फैकल्टी शरीक हुआ था, उसके खिलाफ मूवमेंट चली थी। हाइंडसाइड में देखता हूँ तो मैं यकीन मानो और जो मजीद पढ़ाई करने के बाद और चीजों का जायजा लेने के बाद कि भुट्टो साहब के जानने की वाहिद वजह थी न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना। दूसरी बात यह है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाना जो है वो ज़ियाउल हक की भी क्रैश की जिम्मेदारी बनी। नवाज शरीफ को जब 99 में निकाला गया तो उसकी असल वजह इस धमाके ही थी, और आज जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो असल वजह सीट टैग थी। ये ना बात है कि हम भी पार्टनर क्राइम बन जाते हैं और हमारे लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं, हालांकि बाद में ये नहीं है कि उन चीजों के सीट पैक के या न्यूक्लियर धमाकों के इन चीजों के खिलाफ होते हैं, उसके कस्टोडियन में रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त। ठीक है। और न्याय साहब, एक शख्स और हैं जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, हम जब क्रेडिट लेने वालों की, बिल्कुल आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का भी इंटरव्यू लिया है, हमें पता है, हमारे भी ज़रा हैं, तो आप ये बताएं कि क्रेडिट लेने वालों की तो एक इतनी लंबी फहरिस्त होती है, लेकिन वो टेक्निकल टीम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टेक्निकल टीम जिनको असल क्रेडिट जाना चाहिए इस दिन, उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। देखिए, वो भुट्टो साहब की फांसी पे चंद शेर कहे गए थे, ग़ालिबन मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा, अफजल सिद्दीकी साहब ने या किसने, कि कभी तो सोचना ये तुमने क्या किया लोगों, ये तुमने किसको सरेदार खो दिया लोगों, दिया था सुबह मुसर्रत ने चराग तुम्हें, उसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों। देखिए, अगर किसी एक शख्स को तन मन धन से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का, उसकी प्राइस पे करने का अगर किसी का नाम आता है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, स्टार्ट से एंड तक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे बात डॉक्टर कदीर खान ने कही थी। कि अगर भुट्टो साहब नहीं होते तो शायद पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ही नहीं होता, और उन्हीं की वजह से मैं वहाँ ठहरा। और फिर उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा वक्त आया कि जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो भुट्टो साहब ने उस वक्त के सारे सेक्रेटरीज़ को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये मैं आपसे एक आखिरी मीटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो डॉक्टर साहब कहेंगे आप समझें कि वो मैं कह रहा हूँ। फिर ही वेंट टू मुल्तान, मुल्तान में सारे जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर उनको जमा किया उसने कहा ये बताएं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कब तक तैयार हो सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब। तो किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने 7 साल कहा। तो उन्होंने उंगली उठाई और उन्होंने कहा 3 इयर्स। फिर लोगों ने पूछा, उसमें डॉक्टर समर मुबारक भी थे और भी थे, उन्होंने कहा कि सर फाइनेंस का क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसका फाइनेंस मैं कहाँ से जमा करूँ। और फिर जो लोग ज़ियाउल हक को क्रेडिट देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हेनरी किसिंजर की वार्निंग पे अमल दरामद ज़ियाउल हक ने करवाया, यानी उसको हॉरेबल एग्जाम्पल जो बनाने का क्रेडिट है वो ज़ियाउल हक को जाता है। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहले हुकूमत के ख़ात्मे की, अभी नियाज़ी साहब PNA की मूवमेंट बात कर रहे थे, आप ब्रिगेडियर तिरमिज़ी की किताब पढ़ लें, प्रोफाइल ऑफ इंटेलिजेंस, कि PNA की मूवमेंट को किस तरीके से फंडिंग हुई।
फिर भुट्टो की फांसी का वो पढ़ लें, वो भी उसी किताब में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ उस न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की प्राइस थी। और अगर उस वक्त 77 में मार्शल लॉ नहीं लगता तो ऐन मुमकिन था कि 78 में पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता। बाद में आप ज़ाहिर है डॉक्टर कदीर ख़ान तो उसके मेन वो थे जिन्होंने वो सारा काम किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब 98 में धमाका हुआ तो आप दूसरे दिन के अखबारात उठाएं ज़रा और पढ़ें कि किस तरह हमने डॉक्टर AQ खान को एक साइड पे करके हम क्रेडिट दूसरे साइंटिस्ट को देना शुरू कर दिया हमने। यानी वहाँ भी हमने एक नेशनल यूनिटी का जो है वो मैसेज नहीं दिया। और फिर एक और अहम बात मैं बताऊं, जो मैंने 98 में उस वक्त मैं स्टार में काम करता था, उसमें ख़बर दी थी क्योंकि मैं उस वक्त लाहौर में था कि पंजाब बिजनेसमैन हैड एडवांस नॉलेज कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर्स फ्रीज कर रहा है और बेशुमार लोगों ने उस बिजनेसमैन ने अपने डॉलर्स निकलवा लिए थे। उस बात की आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान आज एटमी क़ुव्वत है, हम बहुत ज़्यादा महफूज हैं इस लिहाज से। उसमें बहुत से आप उस ज़माने में हमारे बहुत से ज़ाहिर एक डिवाइडेड ओपिनियन भी था। कुछ लोगों का ख्याल था कि हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आज के पाकिस्तान को देखें आप और आज के हिंदुस्तान को देखें तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आज आप अपने आप को कितना इस लिहाज से दिफाई तौर पे कितना महफूज फील करते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई आदमी सिंगल आउट करें आप इस पूरे उसमें, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, नो वन एल्स, और फिर डॉक्टर कदीर ख़ान। बाकी न्यूक्लियर धमाका करना वो करना, और उसमें भी देख लें कि जो मीटिंग हुई थी जिसमें धमाके का फैसला हुआ, उसमें अगर किसी ने पुरजोर अंदाज में नवाज शरीफ से कहा कि कर जाएं धमाके, तो वो मुशाहिद हुसैन सैयद थे। और ये बात नवाज शरीफ साहब ने खुद कही है। अच्छा, वैसे आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी बात का जिक्र छेड़ा, तो भट्टी साहब आपसे सवाल कि वो कहते हैं कि जी प्रेशर बर्दाश्त करना भी बड़ी बात होती है। कहते हैं कहाँ से प्रेशर नहीं आया, मुझे बताया गया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बर्दाश्त किया और उन्होंने कहा जी करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि कौम को मुबारक हो, आज यौम तकबीर है, धमाकों का दिन है। ये वतन से मिट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है। पहले नाम आता है ज़हन में डॉक्टर AQ खान, जो शानदार मुस्तकबिल छोड़कर वतन की मोहब्बत में वापस आए और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो मोहसिन पाकिस्तान है, और जिनको हमने रिवार्ड में क्या दिया, रुसवाइयाँ दी, TV पर माफ़ियाँ मंगवाईं, और जो आज भी कैदी हैं इस मुल्क में, आज भी कैदी हैं। अच्छा, और जवाब में वो कभी कभी अब कहते हैं कि मैंने किन नाशुक्रों के लिए क्या कुछ किया है और मैं कहाँ आकर क्या करता रहा। अच्छा, और उनके साथ उनकी वाइफ जो दूसरा मुल्क छोड़ के आई थी, वो भी आजकल बहुत गिले शिकवे करती। यौम तकबीर वतन से मोहब्बत है भुट्टो साहब की, अनडाउटेबली, ज़िया साहब की, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब की, जिन्होंने इस मिशन को जारी रखा और हर शक्ल में इस मुक़द्दस मिशन को जारी रखा। और यौम तकबीर है वतन से मोहब्बत की, वफ़ा की, समरमंद मुबारक और हज़ारों गुमनाम मुजाहिदों की, और जो साइंटिस्ट थे, जो उस सिक्योरिटी पर थे, जिन्होंने जानें भी कुर्बान की और अपनी ज़िंदगियाँ इस मिशन को दी। आज मेरा सबको सलाम, सबका शुक्रिया सर। आप सब की वजह से हम सर उठाकर चल रहे हैं और जी रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपकी नवाजिश। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के प्रेशर की बात है, नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके हुए, आज भी कई गवाह मौजूद हैं। गौर अयूब ने किताब भी लिखी है और उसमें लिखा है कि नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो कहते हैं मैं PM हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ, ये वजीर खारजा थे उस वक्त, तो मैं PM हाउस में दाखिल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाईजान क्लिंटन से बात कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा पैकेज मिल गया तो हम धमाके नहीं करेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको करने चाहिए। फिर कैबिनेट की मीटिंग में फिर मजीद निज़ामी साहब जब सहाफ़ी बुलाए तो उन्होंने कहा कि अगर आपने धमाका ना किया तो लोग आपका धमाका कर देंगे। तो वो जैसे भी है, नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने धमाके किए, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे थे। और ये बात 100% ठीक है कि नवाज शरीफ साहब अकेले तो हो ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे ऐसे उनको क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि जैसे असल में सिक्योरिटी की वजह से हमने डॉक्टर AQ खान का नाम अलहदा कर लिया था, वरना ये डॉक्टर AQ खान असल में नवाज शरीफ साहब ही थे।
ایسے لوگ پوز کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی ڈاکٹر اے کیو خان تھے جو پی ایم ہاؤس میں آنکھ بچا کر رات کی تاریکی میں چپکے سے نکل جایا کرتے تھے اور ایٹم بم جا کے بنایا کرتے تھے, اور ایٹم بم بنانے سے دھماکہ کرنے تک سارا کریڈٹ انہی کو ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہزاروں گمنام مجاہد ہیں, ان کو سلام. یہ ان کے دور میں ہوا ہے, کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو ان کے دور میں ہو جاتا, بس اتنا سا فرق ہے. یہ موٹر وے نہیں ہے کہ جو کریڈٹ نواز شریف صاحب کا ہے, یہ ایٹمی بم ہے جس میں لوگوں نے جانیں دی ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ریما, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو شبلی فراز صاحب کی جو انہوں نے بات کی اس پہ حیرت ہوتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب دور میں تو بارش بھی ہوتی ہے, اچھا ہوتا ہے, تو عمران خان صاحب کریڈٹ دینے کی کوشش کرتی ہے ان کی ٹیم. تو اگر وہ 1998 ہوتے تو وہ بھی یقیناً سب کریڈٹ خود دینا چاہتے. لیکن آف کورس سچویشن جو ہے زیادہ کمپلیکس ہے, بہت انوالو ہے اس طرح کے ایک پروگرام میں جو ہم بات ابھی کریں. لیکن میرا خیال ایک بہت بنیادی سوال ہے, اور خاص طور پہ کورونا وائرس جو پینڈیمک ہے اس میں ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے زیادہ فخر کی بات نہ ہوتی اگر ہمارے ہاسپٹلز بہتر ہوتے, ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے زیادہ ہم لوگ اسپینڈ کرتے. اور صحیح بات ہے, لوگ اس سے بہت سیکورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید کنونشنل وار کا جو خطرہ تھا وہ ان بامز کی وجہ سے کم ہوا, اور اگر اب دونوں ممالک ہمارے بھارت اور پاکستان میں لیڈرشپ چاہے تو پیس کا راستہ جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہے. لیکن اگر وہ نہ ہو تو مطلب میرا خیال ہے بہت سوالات ہیں جو ہم لوگوں کو پوچھنے چاہیے, اور خاص طور پہ کرونا وائرس کے ٹائم پہ, کیونکہ میں پرسنلی اس طرح کی جو نیوکلیئر آرمز ریس ہے اس کی تو حق میں نہیں ہوں, اور کیا ہم نے اس پہ صحیح طرح کیپٹلائز کیا ہے اپنی پالیسیز جو اس کے بعد تھیں اس میں, یہ بھی ہمیں سوالات پوچھنے چاہیے. تو میرے لیے تو فخر اپنی جگہ, لیکن آج کا جو دن ہے وہ سوچنے کا ہے اور کرٹیکل تھنکنگ کا ہے, اور دیکھنے کا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں اور کس ڈائریکشن میں ہمیں جانا چاہیے ایز کنٹری. منیب, بھی بڑا اچھا پوائنٹ, آج کا دن سوچنے کا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سب نے بڑی اچھی تاریخ دہرا دی, بھٹو صاحب سے لے کر اور ڈاکٹر اے کیو خان آف کورس, جو ان کے ساتھ باقی جو ہم کیا انہیں کہتے ہیں انسنگ سولجرز, ان تمام لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے, اور جو بیچارے شاید جن کو کبھی کریڈٹ نہیں دیا ہوگا ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ جس دور میں فائنلی بھٹو صاحب سے شروع ہوا, پھر ضیاء صاحب کے دور میں بھی چلتا رہا, لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں آ کے فائنلی جب پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کیے تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو ان کو کریڈٹ جاتا ہے, اس وقت کی حکومت کو جاتا ہے. اگر آج کے دور میں کوئی کارنامہ پاکستان کرتا ہے تو یقینی طور پر عمران خان صاحب بحیثیت چیف ایگزیکٹو سے ان کو بھی کریڈٹ جائے گا. لیکن ہاں, بڑی بدقسمتی سے ہم نے سیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے جی. ہم نے الحمدللہ سب وہی کام کیے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے, اور بڑے تسلی سے کیے ہیں. مطلب آپ دیکھیے, لوگ دنیا آگے جاتی ہے, ہم نے جیسے ہی نیوکلیئر بلاسٹ کیا اس کے بعد کچھ غلطی سے نہیں سیکھا, بڑی تسلی سے ملک میں مارشل لا لگا, بڑی تسلی سے وہ چلا, بڑی تسلی سے اس کے بعد بھی بڑا غرق ہوتا رہا ہے. تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا, اور ہر دفعہ نیا تجربہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, اور ایک نئے تجربے کی طرف پھر ہم چل پڑتے ہیں. تو بڑی بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا ود ویری ہیوی ہارٹ کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا, اور شاید ہم آپ کو میرے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ہم صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں, کیونکہ غلطیوں سے سیکھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم نے غلطی کی کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے غلطی کی کیا ہے. بالکل صحیح. مظہر عباس, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی, میں ایک تو یہ بتا دوں کہ یہ دیکھیں اگین پھر کوٹنگ ڈاکٹر اے کیو خان, جو ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ڈاکٹر اے کیو خان اپنی ظاہر انہوں نے اپنی پوری ایک بڑی اچھی لائف چھوڑ کر آئے, وہ واپس جانا چاہ رہے تھے. اچھا, بھٹو صاحب نے ان کو کنونس کیا کہ اب آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہیں رہیں, آپ کا سارا لک آفٹر یہیں ہوگا. پھر انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کنسلٹ کیا, تو بیوی بھی جو ہے وہ ریلکٹنٹ تھیں. انہوں نے کہا کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا, ان کے بقول انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں. پھر 79 میں اے کیو خان نے کہا کہ میں سیکریٹلی ٹرکی گیا, اور ٹرکش پریزیڈنٹ سے میں نے بالکل میٹنگ طے نہیں تھی, ان سے میں نے میٹنگ ارینج کی. میں گیا, میں نے کہا خدا کے لیے بھٹو کو بچائیں, پاکستان نیڈ ذوالفقار علی بھٹو. اس وقت ان کے بقول کہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں ابھی آپ کے سامنے ضیاء الحق کو فون کرتا ہوں, لیکن مجھے اس شخص کا پتہ ہے, ہی ول ناٹ اسپیئر بھٹو.
अच्छा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब आप किसी को भी क्रेडिट देना चाहें देते रहें। ठीक है। और मुनीम ने इससे पहले जो बात की, आई वुड लाइक टू पिक दैट अप, सीखा हमने कुछ नहीं, और ये चीज़ हमें कोरोना के मामले में भी नज़र आ रही है। हम हमारे डॉक्टर्स मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ लिए उन्होंने, रो के वो कह रहे हैं आवाम से भाई घरों में रहो, एहतियात करो, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी नोट के साथ, सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।